Now we'll refer to section 32 clause 2. It's about if a statement has been made in a course of business. So it says when a statement has been made by a person in ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in ordinary course of business, or in discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, security, or property of any kind, or document used in commerce, written or signed by him, or date of a letter or other document usually dated, written or signed by him. तो इसमें जो वर्ड्स हैं, बुक्स केप्ट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, इसको मार्क कर लीजिए, प्रोफेशनल ड्यूटी को मार्क कर लीजिए, एक्नॉलेजमेंट को मार्क कर लीजिए, मनी, गुड, सिक्योरिटी और द वर्ड कॉमर्स को मार्क कर लीजिए अपनी बेयर एक्ट में. एग्ज़ाम के लिए प्रिलिमिनरी में यही रेलेवेंट होगा और इतना ही पूछा जाएगा आपसे, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा. वो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्वेश्चन बना सकते हैं कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेक्शन 32 के कौन से क्लॉज में आता है. तो उसमें आपको ऑप्शन देंगे 32(1), 32(2), 32 सब क्लॉज 3, 32 क्लॉज 4, ऐसे आपको बना के दे देंगे. सो यू हैव टू बी वेरी श्योर दैट यू नीड टू चूज 32 क्लॉज 2. अब मैं हल्का सा फ्रेज पे एलैबोरेट कर देता हूँ. ये जो फ्रेज है ना, इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, it is used to indicate the current routine of business which is usually followed by the person whose declaration is sought to be introduced. The rule laid down in this clause extends only to the statement made during the course not of any particular transaction of an exceptional kind, such as the execution of a deed of mortgage, but of business or professional employment in which the declarant was ordinarily or habitually engaged. ठीक है, इसमें ट्रांजैक्शन ऑफ एक्सेप्शनल काइंड नहीं आता है, बट अ काइंड इन विच द declarant was ordinarily और habitually engaged. अब ये जो टर्म है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ स्टेटमेंट, इसके अंदर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एवोकेशन भी शामिल होगा. और फिर ये एक पॉइंट आता है कि क्या बिजनेस जो रेफर्ड है, क्या वो परमानेंट कैरेक्टर का होना चाहिए वो, या वो टेम्परेरी कैरेक्टर का कोई वेंचर भी हो सकता है. तो उसका आंसर है दैट इट कैन बी ऑफ टेम्परेरी कैरेक्टर एज वेल. ठीक है, इस पॉइंट पे आप सेक्शन 32 के इलस्ट्रेशन बी, सी, डी और जी देख लीजिएगा. ठीक है, या आप सेक्शन 32 के सबसेक्शन या सब क्लॉज 2 के बगल में ही लिख दीजिए इलस्ट्रेशन बी, सी, डी, जी आर ऑन दिस पॉइंट. अब आपको कुछ इलस्ट्रेशन दे देता हूँ. जैसे कि मान लीजिए मैरिज रजिस्टर में पार्टीज़ का नाम मेंशन्ड है और मैरिज रजिस्टर में ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में एंट्रीज ऑफ द पार्टीज हु हैव मैरिड मेंटेन की जाती है. दैट वुड बी रेलेवेंट विद इन दिस क्लॉज. सिमिलरली एंट्रीज ऑफ पेमेंट्स मेड बाय अ क्रेडिटर इन हिज लेजर and having a mention of payment which the debtor owes to him would also be relevant within this clause. Even though they would be admissions in his own favor, they are still not excluded by section 21 of the Indian Evidence Act in this case. ठीक है, अब लॉग बुक जो है, जो होटल रजिस्टर की हो सकती है, या लेटर सपोज कोई बाही है जो टेम्पल में जब आप विजिट करते हैं तो वहाँ पे एक लॉग बुक मेंटेन की जाती है, लिस्ट ऑफ विजिटर्स मेंटेन की जाती है. इवन दैट वुड बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 सब क्लॉज 2. ठीक है, अब ये सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन देने के लिए जिससे आपको थोड़ा सा वर्किंग आइडिया हो जाए. तो जैसे मान लीजिए ये लॉग बुक मेंटेन्ड है या क्रेडिटर के लेजर में एंट्रीज मेंशन्ड हैं, और ऐसी सिचुएशन में जिसने वो एंट्रीज मेंटेन की हैं वो जो है दैट पर्सन कैन नॉट बी फाउंड और हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और whose attendance cannot be procured without the amount of delay or expense, then such statements would be relevant if they are made in a course of business. ठीक है, तो उसी course of business और professional avocation और जितनी भी चीज़ें हैं उसको बताने के लिए if it is written, dated और signed by him, उसको लेके थोड़ा सा इलस्ट्रेशन देने के लिए आई हैव टोल्ड यू ऑल दिस. ध्यान रखिए एग्जाम में कोई आपसे डिटेल्ड पूछने वाला
एग्जाम में डाइंग डिक्लेरेशन को छोड़ के जो बाकी के प्रोविजन है, आपको सिर्फ सेक्शंस का ध्यान देना है। वो बेयर एक्ट लेवल पे ही आपसे बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। इवन इन डेली जुडिशियल सर्विस वो आपसे डिटेल में नहीं पूछेंगे, डाइंग डिक्लेरेशन को छोड़ के वो बेसिकली आपका बस कंसेप्ट चेक करेंगे और बेयर एक्ट लेवल पे आपकी लीगल अवेयरनेस देखेंगे कि आप कितने अवेयर हैं इन सेक्शंस को लेके। ठीक है, अब क्लॉज 3 पे आ जाते हैं। और अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर, व्हेन अ स्टेटमेंट इज अगेन पेक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट, तो पेक्यूनियरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट को मार्क कर लीजिए। और when, if true, would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or suit for damages, then that would be relevant. अब the principle upon which such statements are regarded as admissible in evidence is that in the ordinary course of affairs, a person is not likely to make a statement to his own detriment unless it is true. ये जो clause है, it is based upon the knowledge of a human nature. Self-interest induces a man to be cautious in saying anything against himself. When one makes a declaration disparaging one's own rights or interests, then the law presumes it to be generally true and fit to be relied upon. On this point, illustration E and F would suffice. वो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, illustration E और F. अब the question is whether rent was paid to A for certain land. A letter from A's deceased agent to A saying that he had received the rent on A's account and held it at A's order is a relevant fact. Similarly, the next illustration on this point is illustration F. The question is whether A and B were legally married. The statement of the deceased clergyman that he married them under such circumstances that the celebration would be a crime is relevant. अब एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि बिफोर अ स्टेटमेंट कैन बी हेल्ड टू बी एडमिसिबल अंडर दिस क्लॉज, ये दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है कि वो जो पर्सन जिसने स्टेटमेंट मेक किया है उसको ये नॉलेज हो कि सच स्टेटमेंट इज़ अगेंस्ट हिज पेक्यूनरी और प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट। अब ये नॉलेज कैसे पता लगेगी कि द पर्सन मेकिंग सच डिक्लेरेशन हैज़ सच नॉलेज? तो वो ऐसे पता लग जाएगी कि आप जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और पर्सन का कंडक्ट जब जज करते हैं, डेक्लेरेंट का कंडक्ट जब आप जज करेंगे, सो यू कैन इन्फर इट फ्रॉम द सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्लॉज में जो 3 तरह के डिक्लेरेशन जो अगेंस्ट इंटरेस्ट माने गए हैं वो किन चीज़ से डील करते हैं। पहला पेक्यूनरी इंटरेस्ट, सेकेंडली प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट और थर्ड इज पर्सनल लिबर्टी or property by tending to charge him with a crime or subject him to payment of damages. ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं जो इसकी कैटेगरी में फॉल करते हैं। सो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट इट। इस पे एक इंग्लिश केस है टेलर वर्सेस विथहैम का। इट वॉज रिपोर्टेड इन 1876, वॉल्यूम नंबर 3, चांसेरी डिवीजन, पेज नंबर 605। अब इसमें द क्वेश्चन वॉज दैट वेदर अ पर्सन who was deceased had lent money to another. He maintained in a book and there was an entry in it saying that B, the borrower, paid me 3 months later interest. Few other entries also referred to the same loan. The court held that entry was against the interest of the maker and therefore all the entries became admissible although some of them were in his favor. अब उसमें क्योंकि एंट्रीज में ये लिखा था कि जो बोरोवर है उसने मुझे थोड़ा सा प्रिंसिपल अमाउंट दिया है और थोड़ा सा और काफ़ी सब्सटैंशियली इंटरेस्ट दिया है, तो ये जो एंट्री है उसके पेक्यूनरी इंटरेस्ट के खिलाफ जा रही है। तो इस केस में कोर्ट ने बोला कि ऑल दीज एंट्रीज आर एडमिसिबल। ठीक है, इंग्लिश केस है इस पॉइंट पे। इसकी सिर्फ एकेडमिक वैल्यू है, आपसे सुनने के लिए रखिए। एग्ज़ाम में आपसे इतना डिटेल में कोई नहीं पूछने वाला, मैं बस आपको बता रहा हूँ कि जस्ट इन केस आपको पूरी होलिस्टिक नॉलेज रहे इसको लेके। फिर इसी जजमेंट में एक पैसेज कोट किया ऑनरेबल जजेस ने, और उन्होंने बोला कि इट इज़ नो डाउट एन एस्टैब्लिश्ड रूल इन कोर्ट्स ऑफ दिस कंट्री दैट एन एंट्री अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ मैन वो मेड इट इज़ रिसीवेबल इन एविडेंस after his death for all purposes. Of course, if you can prove by other means that a man had a particular reason for making it,
and that it was fit for his interest, you may destroy the value of such evidence altogether. But the question of its admissibility is not a question of value. The entry may be utterly worthless when you get it. If you show any reason to believe that he had a motive for making it, and that though apparently his interest, yet really was for it, but that is a matter of subsequent consideration when you estimate the value of the testimony. हमेशा ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन मैंने भी याद रखी थी व्हेन आई फर्स्ट स्टडीड दिस प्रिंसिपल, कि द क्वेश्चन ऑफ एडमिसिबिलिटी इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ वैल्यू. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है. खैर, नेक्स्ट पॉइंट इसी सब क्लॉज पे याद रखिएगा कि डिक्लेरेशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट टू बी एडमिसिबल हैव टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट एट द टाइम व्हेन दे वर मेड. और ये सफिशिएंट नहीं होगा that दे माइट पॉसिबली टर्न आउट टू बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट. पॉसिबिलिटी की बात नहीं है, ये है कि जिस टाइम वो स्टेटमेंट मेक कर रहा है दे शुड बी अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ मेकर. ठीक है, यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात नहीं होनी चाहिए, बट देयर शुड बी एन एलिमेंट कि हाँ, कि जब वो स्टेटमेंट मेक कर रहा है उसे पता है इट इज़ अगेंस्ट हिज इंटरेस्ट. अब इसका मैं आपको एक इलस्ट्रेशन देता हूँ. केस का नाम है अजोधी वर्सेस एम्परर. साइटेशन है 56 IC पेज नंबर 582. इसमें अ वुमन डाइड आफ्टर टेलिंग हर लवर दैट शी हैड विटनेस्ड अ मर्डर. The statement was held to be relevant because if she were alive, she could have been prosecuted for not informing the police. It is the duty of every person witnessing a crime to inform the authorities. ठीक है, सो ये इसका बड़ा अच्छा illustration है. You should keep that in mind. Similarly, ये जो statement हैं would be admissible against those who derive title from the maker of the statement as well. ठीक है, तो इस पे I think this would suffice आपको टू गिव यू अ जनरल आइडिया. एग्ज़ाम के पर्पज़ के लिए याद रखिएगा, आपको सिर्फ बेयर एक्ट के लेवल पे आफ्टर डाइंग डिक्लेरेशन यू जस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट द बेयर एक्ट प्रोविजन और बेयर एक्ट के क्या प्रिंसिपल है उसको लेके. ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्लॉज 4 पे, जो कहता है और गिव्स ओपिनियन एज टू पब्लिक राइट, कस्टम और मैटर्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट. It says when a statement gives opinion of any person as to existence of any public right or custom or matters of public or general interest, the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and was when such statement was made before any controversy to such right, custom or matter has arisen. अभी जो before any controversy है इसको मार्क करिए, और opinion as to public right, custom और matters of general interest को मार्क करिए. प्रीलिम्स में ही इसका क्वेश्चन मेजॉरिटी आता है, और ये आपको इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछेंगे कि ये जो लाइन यूज़ की गई है वो कौन से क्लॉज में यूज़ की गई है. यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस क्लॉज. अब यहाँ पे पब्लिक राइट्स का क्या मतलब है. देखिए, पब्लिक राइट्स वो राइट्स होते हैं विच आर कॉमन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द स्टेट, जैसे राइट्स और ओवर हाईवे, राइट्स ऑफ फिशरी और राइट ऑफ फेरी. अब ये जनरल राइट्स होते हैं एक तरीके से जो पूरी एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं. ठीक है, तो मान लीजिए कि एक विलेज की कम्युनिटी है और एक डिस्प्यूट है बाउंड्री वॉल को लेके, तो विलेज की जो जितनी भी पूरी कम्युनिटी है दैट वुड द कम्युनिटी वुड बी इंटरेस्टेड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट राइट, तो वो उस विलेज कम्युनिटी का जनरल राइट होगा. वैसे ही कस्टम्स जो हैं, मान लीजिए किसी डिस्ट्रिक्ट में पर्टिकुलर कस्टम्स होते हैं, तो दैट वुड बी ऑल्सो फॉलोइंग विद इन द परव्यू ऑफ क्लॉज 4 इफ सच कस्टम इज ऑफ अ पब्लिक और जनरल नेचर. देखिए, कस्टम कभी कभी फैमिली में भी होते हैं, लेकिन जो हम जिस कंसेप्ट में कस्टम को जनरली जानते हैं वो जनरल इंटरेस्ट या पब्लिक कस्टम होता है. ठीक है, अब क्लॉज आई, इस पे जो क्लॉज आई कह रहा हूँ, इलस्ट्रेशन आई जो है सेक्शन 32 का, वो इस पॉइंट पे है, क्लॉज 4 पे है. वो कहता है द क्वेश्चन इज वेदर अ गिवन रोड इज अ पब्लिक वे. अ स्टेटमेंट बाय अ डिसीज्ड हेडमैन ऑफ अ विलेज दैट द रोड वॉज पब्लिक इज अ रेलिवेंट फैक्ट. अब ये याद रखिए, ये स्टेटमेंट एंटीलिटम मॉर्टेम होने चाहिए. ठीक है, एंटीलिटम मॉर्टेम का क्या मतलब है कि बिफोर एनी कॉन्ट्रोवर्सी अराइजेस. अगर कोई भी स्टेटमेंट पोस्ट लिटम मॉर्टेम दिया गया है, कि मतलब कॉन्ट्रोवर्सी अराइज होने के बाद दिया गया है, तो इन दैट सिचुएशन वो इसमें नहीं आएगा. ठीक है,
तभी क्लॉज 4 कहता है बिफोर एनी कॉन्ट्रोवर्सी टू सच राइट और कस्टम मैटर हैज अ रीजन, मतलब एंटीलेटम मॉर्टम स्टेटमेंट होना चाहिए। नाउ वी कम टू क्लॉज 5 जो कहता है और रिलेट्स टू एग्जिस्टेंस ऑफ अ रिलेशनशिप when the statement relates to existence of any relationship by blood marriage or adoption between the person as to whose relationship by blood marriage or adoption the person making the statement had special means of knowledge। special means मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, जनरल मीन्स नहीं चलते, स्पेशल मीन्स की ज़रूरत है। person making the statement had special means of knowledge and when the statement was made before the question and dispute was raised। तो देखिए ये जो क्लॉज है इसकी 4 कंडीशंस हैं और चारों फुलफिल होनी चाहिए फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस क्लॉज। पहली कंडीशन ये है दैट द स्टेटमेंट written verbal of relevant fact must have been made by the person who is dead, cannot be found, etc. और सेकेंड कंडीशन ये है कि स्टेटमेंट मस्ट रिलेट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन। Thirdly, the person making the statement must have a special means of knowledge as to the relationship in question. And lastly, statement must have been made before the question in dispute was raised। अब अगर मान लीजिए members of the family हैं तो कोर्ट अज्यूम करके चलता है कि members of the family को on the question of relationship special means of knowledge होगी, लेकिन ये प्रिजम्पशन स्ट्रेंजर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। कि मान लीजिए कोई स्ट्रेंजर अगर आके कोर्ट में टेस्टिफाई करे सक्सेशन मैटर्स में कि येस दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रिलेटेड टू दी टेस्टेटर बाय ब्लड मैरिज और अडॉप्शन, देन इन दैट सिचुएशन दैट स्ट्रेंजर हैज टू डिस्क्लोज दैट हाउ डज ही हैव अ स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन दिस मैटर, ठीक है, वो दिखानी पड़ेगी। पर मेंबर्स ऑफ द फैमिली को लेके एक प्रिजम्पशन होता है। और हिंदू ब्राह्मण्स को लेके भी जो कोर्ट होता है एक स्पेशल प्रिजम्पशंस रखता है इस बात पे कि दे हैव द नॉलेज ऑफ नेम्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इंक्लूडिंग द कोलैटरल्स अप टू एटलीस्ट 7th डिग्री, ये प्रिजम्पशन रहता है। और अगर आपको इस पर कोई केस लॉ कोट करना चाहते हैं तो केस है गोवर्धन मंडल वर्सेस जानकी नाथ मुखर्जी 1953 वॉल्यूम नंबर 2 कैलकाटा पेज नंबर 199, ठीक है, पूछेगा नहीं कोई आपसे, आई एम जस्ट टेलिंग यू फॉर योर नॉलेज। अब ये जो क्लॉज है ना सक्सेशन मैटर्स में बड़ा रेलिवेंट हो जाता है, ठीक है, वेयर द पर्सन आर सक्सीडिंग ऑन द बेसिस ऑफ विल। तो आपने इंडियन सक्सेशन एक्ट तो पढ़ी है नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी क्योंकि ये उस पॉइंट में ओवरलैप करेगा तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इस पर लीडिंग केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस राधा कृष्ण सिंह। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जब आप पेडिग्री या जीनियोलॉजी को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो आप कैसे करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इन हाई कोर्ट दैट इन कंसिडरिंग द ओरल एविडेंस रिगार्डिंग अ पेडिग्री अ प्योरली मैथमेटिकल अप्रोच कैन नॉट बी अडॉप्टेड because when a long line of descent have to be proved spreading over a century, it is obvious that the witnesses who are examined to depose to the genealogy would have to depend on their special means of knowledge which might have come to them through their ancestors. But at the same time, there is a great risk and a serious danger involved in relying solely on the evidence of witness from pure memory, because witnesses who are interested normally have the tendency to draw more from their imagination or turn and twist the facts which they may have heard from their ancestors in order to help the parties from whom they are deposing. The court therefore must take this safeguard that the evidence of such evidence may not be accepted as it is purely on imagination or an imaginary or illusory source of information rather than a special means of knowledge as required by law. Oral testimony of witnesses on this matter is bound to be hearsay and their evidence is admissible as an exception to the general rule where hearsay evidence is not admissible. So in order to appreciate the evidence of such witness, these principles are to be kept in mind. अभी एक जजमेंट बता रहा हूँ, या बस आप अपनी नॉलेज फ्लॉन्ट करने के लिए रख लीजिएगा। इसमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल बताया सुप्रीम कोर्ट ने वो है द रिलेशनशिप और कनेक्शन विच द विटनेसेस बेयर्स टू द पर्सन वुज पेडिग्री सॉट टू बी डिपोज्ड बाय हिम। ये पहला प्रिंसिपल है
कि क्या रिलेशन और या कनेक्शन है जो विटनेस का है विद द पर्सन हुज पेडिग्री सॉट टू बी डिपोज्ड बाय हिम. Secondly, the nature and the character of the special means of knowledge through which the witness came to know about the pedigree. Third is the state of interest of witness concerned. Fourth is the precaution which must be taken to rule out any false statement made by the witness post litem mortem or a statement which is derived by means of any special knowledge but purely from his imagination. ये precaution कोर्ट को लेनी है कि देख ले कि कहीं कोई जो विटनेस है वो कोई फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं दे रहा जो पोस्ट लिटम मॉर्टम है और जो किसी स्पेशल नॉलेज पे नहीं बेस करता पर प्योरली उसके इमेजिनेशन पे बेस करता है. और लास्ट प्रिंसिपल जो ध्यान में रखना है वो ये है कि दैट द एविडेंस ऑफ द विटनेस मस्ट बी सब्सटैंशियली corroborated एज फार एज टाइम एंड मेमोरी आर कंसर्न्ड. ध्यान रखिएगा इन सारे सेक्शंस को यू हैव टू रीड इट विद सेक्शन 50 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एज वेल. ठीक है. अब इस पॉइंट पे लेके आप इलस्ट्रेशन के और एल कोट कर सकते हैं. ठीक है. इसी क्लॉज को लेके अब इलस्ट्रेशन के में लिखा है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हु इज डेड वाज द फादर ऑफ बी. अ स्टेटमेंट बाय ए दैट बी वाज हिज सन इज अ रेलेवेंट फैक्ट. देन वी कम टू इलस्ट्रेशन एल. इट सेज द क्वेश्चन इज व्हाट वाज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ ए. अ लेटर from A's deceased father to a friend announcing the birth of A on a given day is a relevant fact. अब आ जाते हैं क्लॉज 6 पे जिसमें लिखा है or is made in a will or deed relating to family affairs. When the statement relates to existence of any relationship by blood marriage or adoption between persons deceased and is made in any will or deed relating to affairs of the family to which any such deceased person belonged or in any family pedigree or upon any tombstone, family portrait, or other thing which was a statement on which such statement was usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised. अब इस पॉइंट पे इलस्ट्रेशन एल और एम दोनों अप्लाई करते हैं. ठीक है. इलस्ट्रेशन एल तो मैंने अभी आपको बता दिया क्लॉज 5 के कंटेक्स्ट में, ये क्लॉज 6 में भी ओवरलैप करता है. और इलस्ट्रेशन एम जो है वो कहता है तो क्वेश्चन इज वेदर एंड व्हेन ए एंड बी वर मैरिड. An entry in memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given date is a relevant fact. अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्लॉज 5 और 6 तो बड़े सिमिलर हैं तो इनमें डिफरेंस क्या है. देखिए क्लॉज 5 जो है इट रेफर्स टू रिलेटिंग एनी एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन अलाइव और डेड and the statement is to be made by the person who has special means of knowledge. ये पहला डिफरेंस है क्लॉज 5 में. ठीक है. और जब आप इसको क्लॉज 6 से रिलेट करते हैं then you found that clause 6 refers to existence of relationship between the deceased person only and it imposes no such restriction as is under clause 5. क्योंकि क्लॉज 5 में जो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है ना ये एक ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट शुड प्रूव कि वो स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज उसके पास कैसे है और कैसे आई. उसी के कंटेक्स्ट में मैंने अभी आपको एक जजमेंट भी बताया. लेकिन क्लॉज 6 में कोई स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज का मेंशन नहीं है. इट इज़ एनफ कि स्टेटमेंट इज मेड इन अ विल और डीड रिलेटिंग टू द अफेयर्स ऑफ द फैमिली और इन अ फैमिली पेडिग्री एक्सेट्रा. अब ये नहीं मैटर करता कि उसको किसने मेक किया. अब एक और डिफरेंस याद रखिएगा. जो स्टेटमेंट जो क्लॉज 5 में है वो रिटन या वर्बल दोनों हो सकते हैं पर स्टेटमेंट जो क्लॉज 6 में है वो रिटन ही होंगे. ठीक है. कंपेयर करिएगा दोनों सेक्शन यू विल फाइंड कि स्टेटमेंट जिनकी बात की जा रही है दैट हैज़ टू बी मेड इन अ विल डीड ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फैमिली टू विच द डिसीज पर्सन बिलोंग और इन अ फैमिली कैटेगरी या किसी टूमस्टोन पे या फैमिली पोर्ट्रेट पे या अदर थिंग ऑन विच सच स्टेटमेंट्स आर यूजुअली मेड. मतलब अदर थिंग इसका मतलब है ये इम्प्लाई किया जा रहा है कि ये स्टेटमेंट रिटन ही होंगे. अब एक और डिफरेंस है लेकिन वो सक्सेशन एक्ट में ज़्यादा चला जाएगा तो वो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि वो आपको कंफ्यूज कर देगा. तो अभी तक सिर्फ इतना डिफरेंस जानिए दैट वुड बी रेलेवेंट फॉर यू. क्लॉज 6 का बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा. इस क्लॉज में जो एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेशनशिप है बिटवीन डिसीज्ड पर्सन मेड बिफोर द क्वेश्चन इन डिस्प्यूट वॉज रेज्ड आर एडमिसिबल व्हेन दे आर कंटेन्ड इन अ विल डीड एसेट्रा.
It is not necessary as under clause 5 that the statement should have been made by the person who have special means of knowledge. ये requirement नहीं है. Then we come to clause 7th. Or in a document relating to transaction mentioned in section 13 clause A, when the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in clause 13 A is also relevant. अब एक चीज़ गौर करिएगा, वो स्टेटमेंट कहाँ कंटेन होना चाहिए, डीड, विल या अदर डॉक्यूमेंट. इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा रिटर्न होगा, कभी ओरल नहीं हो सकता. ठीक है, सो बी अवेयर रिगार्डिंग दैट. और लास्टली अब हम क्लॉज 8 पे आ जाते हैं. और इज मेड बाय सेवरल पर्सन एंड एक्सप्रेसेस फीलिंग रेलेवेंट टू मैटर इन क्वेश्चन. व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड बाय अ नंबर ऑफ पर्सन एंड एक्सप्रेस्ड फीलिंग्स और इम्प्रेशन ऑन देयर पार्ट रेलेवेंट टू द मैटर इन क्वेश्चन, देन दैट वुड बी रेलेवेंट अंडर सेक्शन 32 क्लॉज 8. अब जो इलस्ट्रेशन एन है वो इस सेक्शन को एग्जाम्प्लीफाई करता है. अब ये कहता है एस यूज बी फॉर लिबल एक्सप्रेस्ड इन अ पेंटेड कैरिकेचर एक्सपोज्ड इन अ शॉप विंडो. द क्वेश्चन इज एज टू सिमिलैरिटी ऑफ द कैरिकेचर एंड इट्स लिबेलियस कैरेक्टर. द रिमार्क्स ऑफ अ क्राउड ऑफ स्पेक्टेटर्स ऑन दिस पॉइंट मे बी प्रूव्ड. वैसे ही लेट अस सपोज कि अ पर्सन इज चार्ज्ड फॉर रेजिंग अ सेडेशियस मॉब. तो ऐसी सिचुएशन में एक्सप्रेशंस ऑफ अलार्म बाय पर्सन्स इन द नेबरहुड would be admitted in evidence to show that the feelings produced by gatherings are relevant under section 32 clause 8. तो ये आपका section 32 प्राइमरली कंप्लीट हो गया. अब आपको बस डाइन डिक्लेरेशन का आर वर्सेस जेंकिंस बताना है, वो मैंने लास्ट के लिए रखा था. देखिए, इंग्लिश केस ऑफ आर वर्सेस जेंकिंस इंडिया के कंटेक्स्ट में रेलेवेंट तो है नहीं, तो मैं बता देता हूँ उस केस में क्या हुआ था आर वर्सेस जेंकिंस में. इन दिस केस द अक्यूज्ड वाज वंस चार्ज्ड विद द होमिसाइड ऑफ अ लेडी. ही अटैक्ड हर एट द नाइट टाइम एंड शी वाज एबल टू आइडेंटिफाई him due to the fact that there was sufficient light to become aware about him. तो ऐसी सिचुएशन थी कि जिस असेलेंट ने वुमेन पे अटैक किया था उसने उसको पहचान लिया कि ये कौन है, और उस एरिया में सफिशिएंट लाइट भी थी. तो ये सारा प्रूव हो गया कि इन द एक्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन में कोई फॉल्ट नहीं है. फिर मैजिस्ट्रेट के क्लर्क ने इनसे एक सवाल पूछा कि वो अटैक्ड यू. तो द वुमन रिप्लाइड कि जेंकिंस वॉज द वन हु अटैक्ड मी. फिर द क्लर्क इंक्वायर्ड फ्रॉम हर दैट डिड शी मेक अ डिक्लेरेशन विद नो होप ऑफ रिकवरी देन. She responded that she was making that statement with no hope of recovery. फिर मैजिस्ट्रेट के क्लर्क ने वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर द मैजिस्ट्रेट क्लर्क्स read that statement over to her. जब क्लर्क ने वो स्टेटमेंट read over किया तो the woman in this case who was a victim of the attack, she stated कि विद नो होप ऑफ रिकवरी के साथ एक वर्ड्स जोड़ दीजिए एट प्रेजेंट. ठीक है, शी एडवाइज द क्लर्क टू ऐड द वर्ड एट प्रेजेंट टू द वर्ड्स विद नो होप ऑफ रिकवरी. अब इंग्लिश लॉ में ये था कि दिस इज नॉट अ डाइंग डिक्लेरेशन एज हर इंसिस्टेंस अपॉन द फ्रेज एट प्रेजेंट हिंटेड ऑन हर फेंट चांसेस ऑफ रिकवरी. मतलब जो कोर्ट था, इंग्लिश कोर्ट ने ये सोचा कि द वुमेन इन दिस केस इज नॉट एक्चुअली विद नो होप ऑफ रिकवरी. शी इज जस्ट सेइंग कि एट प्रेजेंट शी इज नॉट हैविंग एनी होप ऑफ रिकवरी. क्योंकि अगर उसके दिमाग में ये जो बात है ये एकदम सर्टेन होती कि वो अब नहीं बचेगी, तो ऐसी सिचुएशन में वो वर्ड्स एट प्रेजेंट ना ऐड करवाती. लेकिन अगर उसने करवाया है तो इट मीन्स कि शी हैड एटलीस्ट अ सेम्बलेंस ऑफ रिकवरी, सेम्बलेंस ऑफ होप ऑफ रिकवरी विद इन हर. So in that situation, this cannot be termed as dying declaration. तो ये था इंग्लिश लॉ. अब ये जानते हैं इंडिया पे अप्लाई नहीं होता है, तो कभी भी इंग्लिश के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो आर वर्सेस जेंकिंस मेंशन करिएगा. ठीक है, पर इंडिया के कंटेक्स्ट में ये जो लॉ है वो इररेलेवेंट है. अब सेक्शन 33 पे आ जाते हैं. अब सेक्शन 33 कहता है relevancy of certain evidence for proving in subsequent proceeding the truth of facts therein stated. It says that the evidence given by a witness in judicial proceeding
or before any person authorized by law to take it is relevant for the purpose of proving in a subsequent judicial proceeding or in the later stage of the same judicial proceeding the truth of fact which it states, when the witness is dead, cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without the amount of delay, expense which under the circumstances of the case court considers unreasonable. अब देखिए इसमें एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है जो ये है केप्ट आउट ऑफ द वे बाय एडवर्स पार्टी. ये सेक्शन 32 में नहीं आता है. सो यू नीड टू मार्क दिस जस्ट टू बी अवेयर अबाउट. यही एक एक्स्ट्रा ग्राउंड है इसमें. अब प्रोवाइजो कहता है दैट द प्रोसीडिंग provided that the proceeding was between the same parties or their representative in interest, and that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity. right and opportunity को मार्क कर लिए. दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए कि एडवर्स पार्टी के पास अपॉर्चुनिटी के साथ साथ राइट भी होना चाहिए टू क्रॉस एग्जामिन. इट इज़ नॉट इनफ दैट दे जस्ट हैव एन अपॉर्चुनिटी बट नॉट द राइट. ये बहुत ज़रूरी है कि एडवर्स पार्टी शुड हैव द राइट and opportunity to cross-examine. ठीक है. And then I'll continue that the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding. तो जो क्वेश्चन इन इशू होते हैं वो सब्सटैंशियली सेम होने चाहिए. एक्सप्लेनेशन कहती है कि क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी अ प्रोसीडिंग बिटवीन अ प्रोसिक्यूटर एंड द अक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. अब ये भी जो सेक्शन 33 है इट इज एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल. ठीक है. अब ध्यान रखिएगा जिस प्रिंसिपल पे सेक्शन बेस्ड है वो ये कहता है कि एविडेंस ऑफ डिपोजिशन इन अ फॉर्मल ट्रायल इज एडमिसिबल एज इट फॉर्म्स एन एक्सेप्शन टू द हियरसे रूल. Depositions are in general admissible only after proof that the person who made them cannot be produced before the court to give evidence. ठीक है. तो पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेक्शन 33 है ये खुद में एक एक्सेप्शन है हियरसे रूल का, क्योंकि जनरली अलाउ नहीं होता है ऐसे एविडेंसेस कि जिसने जो बोला है वो कोर्ट में आके प्रूव करे. लेकिन in cases where it is impossible for the witness to be present before the court, then in those situations the court may permit previous evidence given by the witness to be used in the subsequent proceeding or in the latter stage of the same judicial proceeding. अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये जितने भी प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हैं वी आर नॉट अपीयरिंग इन द कोर्ट, वो तब तक रिकॉर्ड पे नहीं लिए जाएंगे अनलेस एंड अनटिल स्ट्रिक्ट प्रूफ से ये एस्टैब्लिश नहीं हो जाता कि देयर आर कंडीशंस प्रेजेंट टू जस्टिफाई द एप्लीकेशन ऑफ दिस सेक्शन. सेक्शन 33 में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना उसको स्ट्रिक्ट प्रूफ से कोर्ट के सामने दिखाना पड़ता है. इस पे केस नोट कर लीजिए, हरि प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1955 वॉल्यूम नंबर 1 इलाहाबाद पेज नंबर 749. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एग्जामिनेशन के पर्पज से आपको 33 भी सेक्शन के लेवल पे अवेयर होना है. इस पर कोई नुआंसेस आपसे ज़्यादा सवाल आना ही नहीं है. इनफैक्ट एक भी सवाल नहीं आना है इसके नुआंसेस से ज़्यादा सेक्शन नंबर पे बेस्ड होके सवाल आएगा. तो इसीलिए क्या कहते हैं 33 से 44 तक ये एक जनरल सा बेयर एक्ट का डिस्कशन है, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं है. लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि आपको नुआंसेस इसलिए बता दूँ जिससे आपकी नॉलेज बाकियों से थोड़ी आगे रहे. एक चीज लिख लीजिए सेक्शन 33 के ही कंटेक्स्ट में, दैट इट इज सुपरसीडेड बाय सेक्शन 299 ऑफ द सीआरपीसी. ठीक है. सेक्शन 299 सेक्शन 33 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को सुपरसीड करता है. तो लेट मी रिइटरेट फॉर योर बेनिफिट कि इस सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी कब होगी? व्हेन द विटनेस इज डेड, कैन नॉट बी फाउंड, इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस और इज केप्ट आउट ऑफ द वे by the adverse party or his presence cannot be obtained. ठीक है. Then further it must be proved that the proceeding is between the same parties or their representative in interest. ये prove होना चाहिए along with the other circumstances in relation to the witness that I just mentioned. Then it must be proved that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine. And lastly, the questions in issue were substantially the same as in the first and second proceeding.
अब सेक्शन 33 पे एक ही लीडिंग केस है जो मैं आपको बताता हूँ, वो है VM मैथ्यू वर्सेस VS शर्मा. इट इज़ अ वेरी गुड जजमेंट ऑन दिस पॉइंट. सेक्शन 33 को अच्छे से एलैबोरेट किया है सुप्रीम कोर्ट ने. सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 33 के कंटेक्स्ट में बोला कि सेक्शन लेज डाउन as to when the evidence of a witness in a previous judicial proceeding is relevant. It consists of two parts, the main section and the proviso. The main section lays down the conditions which are required to be satisfied for the previous statement of the witness in a judicial proceeding to be admitted in evidence in the later proceedings. अब इस केस में जो सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि एक पार्टी मर गई थी पेंडिंग द प्रोसीडिंग, तो अब वो मर चुका है तो पहला प्रोवाइजो तो सेटिस्फाई हो जाता है कि सेक्शन 33 में द विटनेस इज डेड, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो आ तो सकती नहीं कोर्ट. तो ऐसे में जो नेक्स्ट पॉइंट जिसको कोर्ट को सेटिस्फाई करना था अपने आप को, वो इस बात पे लेके था कि व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ वर्ड्स adverse party in the first proceeding having right and opportunity to cross examine. सुप्रीम कोर्ट ने इसका आंसर दिया, the question of a party having a right and opportunity to cross examine will arise if he is an adverse party in the first proceeding. तो पहली proceeding में उसको adverse party होना जरूरी है. The second proviso, which is an exception to the main part of the section, operates only if the adverse party in the first proceeding did not have the right and opportunity to cross-examine the witness therein. The term adverse party connotes that the party which has a right and opportunity to cross-examine in the first proceeding obviously protects the right of the adverse party in the first proceeding and not the rights of the party who produces the witnesses. तो कोर्ट आपसे मोटा मोटा ये कह रहा है कि राइट एंड अपॉर्चुनिटी दोनों होनी चाहिए टू क्रॉस एग्जामिन. और क्रॉस एग्जामिन कब करेगा? जब वो पहली प्रोसीडिंग में ही एडवर्स पार्टी हो. ठीक है, जो फर्स्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग है उसमें वो एडवर्स पार्टी हो. इस पॉइंट पे फिर सुप्रीम कोर्ट फर्दर एलैबोरेट करता है और कहता है कि द एडवर्स पार्टी रेफर्ड टू इन द प्रोवाइजो इज द पार्टी इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग अगेंस्ट whom the evidence adduced therein was given against his interest. He had the right and opportunity to cross-examine the witness in the previous proceeding. Take an instance where an ex parte proceedings were taken against the defendant. Then in that case he had no right and opportunity to cross-examine the witness. Ex parte proceeding ये होती है कि मान लीजिए आपको समन्स भेजा गया और आप आए ही नहीं, आप डिफेंडेंट हैं, तो ऐसे में कोर्ट कहता है कि एक्स पार्टी प्रोसीड कर जाइए प्लांटिफ के केस के साथ, तो आपको आप नहीं भी हैं तब भी आपके खिलाफ जजमेंट आ सकता है और डिक्री भी आपके खिलाफ ऑर्डर हो सकती है. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग एक्स पार्टी चल रही है तो एडवर्स पार्टी के पास तो राइट भी नहीं होगा क्रॉस एग्जामिन करने का, ना कोई अपॉर्चुनिटी होगी. फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है इफ द सेम एविडेंस इज सॉट टू बी यूज्ड, ही सर्टेनली इन एडवर्स पार्टी इन द प्रीवियस प्रोसीडिंग एंड सिंस ही हैड नो राइट an opportunity to cross-examine the witness, the same evidence cannot be used against the defendant in the subsequent proceeding. ये ex parte proceeding के context में कह रहा है. In other words, the proviso lays down the acid test that the statement of a particular witness should have been tested by both parties by examination and cross-examination in order to make it admissible in the later proceedings. Thereby, it seeks to protect the right against whom the proceeding might have gone ex parte, who had no right and opportunity to cross-examine the witness. For the same reason, it would also protect the co-plaintiffs and co-defendants who may have a right but no opportunity to cross-examine the witnesses since it was produced by one of the co-plaintiffs or co-defendants on their side, but the evidence went against their interest. It is therefore clear that a person who examined the witness should not be permitted in the subsequent proceedings between the same parties to raise the objection that the statement which was recorded in the previous proceeding on his behalf should not be admissible because he had no right and opportunity to cross-examine him. It would be unfair that the person producing a witness in the previous proceeding should be able to utilize the evidence recorded in his favor in previous proceeding as an evidence in the subsequent proceeding. कि मतलब ये तो बहुत गलत होगा ना कि जिस पार्टी ने एविडेंस प्रोड्यूस किया और अपने फेवर में रिकॉर्ड कर लिया और वहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में तो अनफेयर हो जाएगा उस पार्टी के खिलाफ जो एडवर्स पोजीशन में स्टैंड कर रही थी पहली प्रोसीडिंग में. क्योंकि
अगर हमने इसके कॉन्ट्ररी व्यू लिया तो एक पार्टी को हम अलाउ कर रहे हैं एविडेंस प्रोड्यूस करने के लिए, बट द एडवर्स पार्टी को डिनाई कर रहे हैं कि वो उसी प्रोसीडिंग का सेम स्टेटमेंट जो उसके फेवर में था वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती। फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवी काउंसिल का एक जजमेंट कोट किया दल बहादुर सिंह का केस को। उसमें बोला कि उसमें भी प्राइवी काउंसिल के जजमेंट में भी यही बोला गया था कि इट इज़ नॉट एनफ दैट अ मियर अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन शुड बी देयर, इट मस्ट ऑल्सो बी शोन दैट देयर वॉज अ राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन। फिर सुप्रीम कोर्ट ने और एलैबोरेट किया कि एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश दैट पार्टी फ्रॉम द पार्टी हु कॉल्स द एविडेंस। A party calling a witness does not become an adverse party merely because the witness's evidence is hostile to him. The proviso obviously protects the right of the adverse party in the first proceeding, मतलब जो opposite side of the spectrum पे है, ठीक है, and not the right of the person who produces and examines the witnesses. ये है स्कोप पूरे सेक्शन 33 का। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो प्रॉबेबली उसका रीज़न ये है कि सिविल लॉ में बहुत ओवरलैप कर रहा है। अगर ये पूरा पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता पढ़ने के बाद भी, यू कैन ऑलवेज कॉल मी एंड आई कैन मेक अ सिंपल इलस्ट्रेशन फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, ओवर सिंप्लीफिकेशन, बट स्कोप आपको मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। अब देखिए एविडेंस एक्ट अब ओवरलैप करना शुरू कर रही है सिविल लॉ में भी। वैसे सिविल लॉ में अभी जितनी भी चीज़ें थी वो भी ओवरलैप कर रही थी, लेकिन अब थोड़ा प्रीडोमिनेंटली कर रही है। सेक्शन 33 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में भी रेलेवेंट होगा, सिविल प्रोसीडिंग में भी रेलेवेंट होगा, पर ज़्यादातर सिविल प्रोसीडिंग्स में यूज़ होता है। अब मैं थोड़ा एलैबोरेट कर देता हूँ उसका क्या मतलब है। द क्वेश्चन एंड इशू वर सब्सटैंशियली द सेम एज इन फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसीडिंग। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको इस पर गौर करना है कि जो प्रिंसिपल क्वेश्चन है, जो मेन फैक्ट जो डिसाइड होना है, वो दोनों सूट्स में या दोनों प्रोसीडिंग्स में आइडेंटिकल होना चाहिए। एक टेस्ट ये होता है कि वेदर द क्वेश्चन एंड इशू आर सब्सटेंशियली द सेम, वो ये होता है कि क्या सेम एविडेंस जो है वुड प्रूव बोथ ऑफ द सब्सटेंशियल इश्यूज इन बोथ ऑफ द सूट्स, ठीक है। तो कोर्ट एक टेस्ट इन ऑर्डर टू नो व्हाट इज द सब्सटेंशियल इशू बिटवीन द पार्टीज, वो एक टेस्ट ये रखता है कि क्या सेम एविडेंस से वो सब्सटेंशियल इशू प्रूव हो जाएगा। अगर आंसर है हाँ, देन इट माइट बी क्वेश्चन विच आर सब्सटैंशियली द सेम एज इन फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग, ठीक है। लेकिन ये सेक्शन 33 के ही कंटेक्स्ट में बोल रहा हूँ। रेस जुडिकाटा के कंटेक्स्ट में भी सब्सटैंशियल इशूज, मटेरियल एंड सब्सटैंशियल इश्यूज और कोलैटरल इश्यूज की बात आएगी। उसके कंटेक्स्ट में बहुत अलग चीज़ें होती हैं, उसके कंटेक्स्ट में अलग बात करना है, वो CPC में करेंगे। अब सेक्शन 34 पे आ जाते हैं। वो कहता है एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म व्हेन रेलेवेंट। एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट इंक्लूडिंग दोज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म रेगुलरली केप्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, ये रेगुलरली केप्ट को मार्क कर लीजिए, आर रेलेवेंट व्हेन दे रेफर टू अ मैटर इनटू विच कोर्ट हैज टू इंक्वायर, बट सच स्टेटमेंट्स शैल नॉट अलोन बी सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। ये लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि mere entries in books of account are not sufficient alone to charge any person with liability। अब illustration A क्या कहता है, सॉरी द फर्स्ट illustration कहता है कि A sues B for ₹1000 and shows entries in account books showing B to be indebted to him to this amount. The entries are relevant but are not sufficient without other evidence to prove the debt। इस पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। अनबाउंड शीट्स ऑफ पेपर या लूज शीट्स ऑफ पेपर आर नॉट अकाउंट बुक्स एंड दे कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अ बुक ऑफ अकाउंट शुड बी फूल प्रूफ, अ बंडल ऑफ शीट्स डिटैचेबल एंड रिप्लेसेबल एट द प्लेजर ऑफ द पार्टी कैन नॉट बी कैरेक्टराइज्ड एज अ बुक ऑफ अकाउंट। स्पाइरल पैड, स्पाइरल नोटबुक्स have been held to be a books of account within the meaning of section 34, but not the loose sheets or the loose files or the loose papers contained in a files। देखिए बुक्स ऑफ अकाउंट ना कई जगह रेलेवेंट हो सकती हैं। सेक्शन 32 के क्लॉज 2 में रेलेवेंट हो सकती हैं, सेक्शन 159 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट हो सकती हैं, सेक्शन 34 में भी रेलेवेंट हो सकती हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना है। बेसिकली बस मेन चीज़ इसका ध्यान रखिएगा कि कोर्ट ये देखता है कि अगर जिसको आप बुक ऑफ अकाउंट दिखाना चाह रहे हैं तो उसमें अगर पेजेस रिप्लेस या इंटरपोलेट हो सकते हैं तो कोर्ट उसे बुक ऑफ अकाउंट नहीं मानेगा। इसीलिए वो लूज शीट ऑफ पेपर को बुक ऑफ अकाउंट नहीं मानता। लेकिन मान लीजिए आपने रजिस्टर मेंटेन करके रखा है, एक स्पाइरल नोटबुक मेंटेन करके रखी है, तो इन दैट सिचुएशन
वो उसको मान लेगा कि यस दैट इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट, बट लूज शीट्स ऑफ पेपर को नहीं मानेगा। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस कंटेक्स्ट में मैं थोड़ा डिस्कशन कर चुका हूँ आपको जब मैं आपको एडमिशन्स पढ़ा रहा था सेक्शन 21 के कंटेक्स्ट में। जो जैन हवाला केस मैंने आपको बताया था उसी के कंटेक्स्ट में याद रखिएगा। उस केस में बोला गया था कि जो लूज शीट्स ऑफ पेपर हैं दे वुड नॉट बी कंसिडर्ड अकाउंट बुक्स, लेकिन वो हो सकता है सर्टेन सर्कमस्टांसेस में अगर वो उसमें कई स्टेटमेंट्स हैं तो एडमिशन की कैटेगरी में चले जाएं, एडमिशन बन सकते हैं, पर सेक्शन 34 में अकाउंट बुक्स नहीं कहलाएंगे, ठीक है। वैसे ही क्या होटल रजिस्टर अकाउंट बुक होता है जिसमें एंट्री का रिकॉर्ड है? ऑफ कोर्स नहीं होगा। होटल रजिस्टर इज नॉट एन अकाउंट बुक अगर उसमें कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसका रिकॉर्ड है, ठीक है। अकाउंट बुक्स में आप लिखते हैं कि आपने कितना डेब्ट किया, क्रेडिट किया, एक तरीके से लेजर होती है अकाउंट बुक्स में, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दैट इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू डिटरमाइन कि वो अकाउंट बुक है या नहीं। होटल रजिस्टर को आप सेक्शन 34 में रेलेवेंट मत करार दे दीजिएगा। अकाउंट बुक का सिनोनिम ये भी हो सकता है कि एक लेजर, उसमें सिर्फ कमर्शियल अकाउंट या कमर्शियल ट्रांजैक्शंस एंटर किए जाते हैं कि कितना कैश रिसिप्ट आया, क्या डेब्ट दी, क्या चीज़ क्रेडिट पे दिया, कितना क्रेडिट सेटिस्फाई हो गया, एसेट्रा एसेट्रा। ये जो सारी चीज़ होती है वो अकाउंट बुक कहलाती हैं। किसी की एंट्री या एग्जिट कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन अकाउंट बुक। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो एंट्रीज इन अकाउंट बुक्स हैं दे आर नॉट बाय देमसेल्व्स अलोन सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद लायबिलिटी। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। इसका ये मतलब है कि कोर्ट करॉबोरेशन रिक्वायर करेगा ही करेगा, लेकिन इस करॉबोरेशन का ये भी मतलब नहीं कि इंडिपेंडेंट एविडेंस प्रूव करना चाहिए ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन का दैट हैज़ बीन एंटर्ड इनटू अ बुक। What is necessary is to be seen that whether in each case, besides from the transactions referred to those in entries, is there any other evidence to prove that the transaction referred to in those entries actually took place or not? ठीक है। अब such corroboration will be best afforded by the person who such corroboration shall be best afforded by the evidence of the person who wrote the books of the account and in whose presence the transaction took place, ठीक है। वैसे एक इलस्ट्रेशन आपको देता हूँ। ये इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ बाय द केस ऑफ मेतुर बियर्ड सेल लिमिटेड वर्सेस सलेम टेक्सटाइल्स, AIR 2001 मद्रास, पेज नंबर 466। अब इसमें क्या हुआ था कि दिस वाज अ सूट ऑफ ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग अ सेल्स ट्रांजैक्शन। अब पार्टी ने क्या किया, it tried to prove the sales transaction by the virtue of entries in the account books. कोर्ट ने बोला उस कंटेक्स्ट में कि अकाउंट बुक्स अलोन आर नॉट सफिशिएंट टू चार्ज एनी पर्सन विद द लायबिलिटी। आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस भी प्रूव देना होगा टू शो टू द कोर्ट कि ये जो एंट्रीज हैं दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट द ट्रू ट्रांजैक्शन विच ब्रॉट अबाउट द एंट्रीज। तो आपको इंडिपेंडेंट एविडेंस भी उस पॉइंट पे देना होगा। मेयरली बाय शोइंग द अकाउंट बुक्स यू कैन नॉट सक्सीड। और ध्यान रखिएगा, करॉबोरेशन में बी ओरल, डॉक्यूमेंट्री और इवन सर्कमस्टेंशियल, ठीक है। आई यूज द वर्ड करॉबोरेशन इन द वाइडेस्ट पॉसिबल सेंस। अब सेक्शन 35 कहता है कि एन एंट्री इन एनी पब्लिक और अदर ऑफिशियल बुक, रजिस्टर, record or an electronic record stating a fact and issue or relevant fact and made by a public servant in discharge of his official duty or by any other person in performance of the duty specially enjoined by the law of the country in which such book or register, record or electronic record is kept is itself a relevant fact. तो मतलब section 35 is about the relevancy of entry in a public record which is made in performance of a public duty. अब इसमें क्या क्या रेलेवेंट हो जाएगा आपका, एज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, म्यूटेशन सर्टिफिकेट्स, लैंड रिकॉर्ड्स, रजिस्टर ऑफ मैरिजेस में एंट्रीज, ये सारी चीज़ रेलेवेंट हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो म्यूटेशन ऑफ नेम्स है ना रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में, वो बाय इटसेल्फ एविडेंस ऑफ टाइटल नहीं होता है। म्यूटेशन इज नॉट अ प्रूफ ऑफ टाइटल। कास्ट सर्टिफिकेट ये भी इसी में सेक्शन 35 में रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है।
Then we come to section 36, statement of fact and issue or relevant facts made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of the central government or any state government as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans are themselves relevant facts. अब एक चीज याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू मेक सच डॉक्यूमेंट्स एज इज मेंशन इन सेक्शन 36 जो मैप और चार्ट्स हैं, इन ऑर्डर टू मेक देम एडमिसिबल इट हैज टू बी शोन दैट first of all that the public are interested in such documents, and secondly they have been made under the authority of the central or the state government. अब इस सेक्शन में two kinds of maps or charts are made admissible. The first kind is the maps or chart which is generally offered for public sale. Second kind is maps or plans made under the authority of the government. अब देखिए, जो एडमिसिबिलिटी ऑफ फर्स्ट काइंड है वो सिर्फ रेलेवेंसी के पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन उसको लेके कोई प्रिजम्पशन नहीं है. लेकिन जो सेकंड काइंड है ना, उसको लेके जो कोर्ट है एक प्रिजम्पशन बनाएगा अंडर सेक्शन 83 कि जो मैप्स और चार्ट्स दैट हैड बीन मेड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन एक्यूरेट. सेक्शन 83 इस पॉइंट पे रेफर कर लीजिएगा. Section 83 कहता है that the court shall presume that the maps or plans purporting to be made by the authority of the central or any state government was so made and are accurate, but maps or plans made for purpose of any cause must be proved to be accurate. So next we come to section 37, that is relevancy of statement as to facts of public nature contained in certain acts or notification. ये कहता है when the court has to form an opinion as to existence of any fact of a public nature, any statement of it made in recital contained in any act of Parliament of United Kingdom or in any central act or provincial act or a state act or in government notification or notification by the crown representative appearing in the official gazette or any printed paper purporting to be London Gazette or government gazette of any dominion, colony or possession of His Majesty is a relevant fact. इसको आप सेक्शन 81 के साथ रीड करेंगे ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कहता है कि द कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जेन्युइननेस ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स. दीज डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज ऑल द अदर डॉक्यूमेंट्स ऑफ पब्लिक नेचर आर जनरली एडमिसिबल इन एविडेंस although their authenticity be not confirmed by the usual test of proof, namely the swearing and the cross examination of the person who prepared them. ठीक है. Now we come to section 38. It says that when the court has to form an opinion as to law of any country, any statement of such law contained in the book purporting to be printed or published under the authority of the government of such country, and to contain any such law, and any report of the ruling of the courts of such country contained in any book purporting to be a report of rulings is also relevant. अब देखिए, जो फॉरेन कंट्रीज़ के लॉ होते हैं उसका जुडिशियल नोटिस कोर्ट नहीं लेता. जुडिशियल नोटिस किन किन चीज़ों का लेता है वो सेक्शन 57 में एन्यूमरेटेड है, और इंडिया में जितने भी लॉज इन फोर्स हैं उनके तो जुडिशियल नोटिस लेता है, पर फॉरेन कंट्री के जितने भी लॉज होते हैं दे मस्ट बी प्रूव्ड एज फैक्ट्स बिफोर द कोर्ट. तो उसी पर्पस के लिए बताया गया है कि जब कोर्ट को कोई ओपिनियन बनाना होगा एज टू लॉ ऑफ एनी कंट्री, तो वो ऐसी लॉ बुक को रेफर करेगा या ऐसी रिपोर्ट्स को रेफर करेगा दैट हैज़ बीन पब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अनऑथोराइज्ड ट्रांसलेशंस या अनऑथोराइज्ड कमेंट्रीज जो गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट ने ऑथोराइज नहीं की हैं वो आप नहीं यूज कर सकते इंडिया में टू प्रूव अ पर्टिकुलर फैक्ट एज रिगार्ड्स टू द लॉ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ठीक है. वैसे ही a judgment cited in a newspaper also cannot be regarded as a book purporting to be a report of rulings of the court. तो ये भी मत समझ लीजिएगा कि मान लीजिए यूनाइटेड स्टेट्स में किसी न्यूज़पेपर में कोई जजमेंट रिपोर्ट हुआ और आपको उसका साइटेशन नहीं मिल रहा, तो आपने न्यूज़पेपर की कॉपी कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रूव अ पर्टिकुलर लॉ और अ पर्टिकुलर पॉइंट इन इंडिया एज रिगार्ड्स टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूएस लॉ, तो आप नहीं कर सकते. ठीक है. इन सारी चीज़ों को सिविल एस्पेक्ट में ज़्यादा सोचिएगा क्योंकि वहाँ पे बहुत रेलेवेंट होते हैं. नाउ वी कम टू सेक्शन 39. इट सेज व्हेन एनी स्टेटमेंट ऑफ विच एविडेंस इज गिवन फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर स्टेटमेंट और ऑफ अ कन्वर्सेशन और अ पार्ट ऑफ एन आइसोलेटेड डॉक्यूमेंट और इज कंटेन्ड इन अ डॉक्यूमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ बुक or is contained in a part of an electronic record or of a
connected series of letters or papers, the evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book, or series of letters or papers as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement and of the circumstances under which it was made. बेसिकली ये सेक्शन इसलिए है कि कहीं आप ऐसा ना हो जाए कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट एडमिट कर रहे हैं तो आपने कोई स्टेटमेंट ऐसे एडमिट कर लिया दैट इज बेरेफ्ट ऑफ इट्स कॉन्टेक्स्ट, तो बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई स्टेटमेंट एडमिट ना किया जाए. दैट इज वाई सेक्शन 39 अलाउस कि अगर वो स्टेटमेंट किसी पार्ट ऑफ कन्वर्जेशन का है या लेट अस सपोज एक ट्रांजैक्शन को फुलफिल करने के लिए न्यूमरस ईमेल्स हैज बीन एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज और कोई एक ईमेल का कोई पॉइंट बिकम्स अ पॉइंट इन इशू, तो वो जो जितने भी ईमेल्स हैं दैट वाज रिलेवेंट फॉर दैट ट्रांजैक्शन, वो कोर्ट जो है उन सारी चीज़ों को एडमिट करेगा. ठीक है, सेक्शन 39 में रेलेवेंट होगा, लेकिन ईमेल्स को प्रूव कैसे करेंगे? यू हैव टू प्रूव इट इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 65B. ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 40 पे. ये कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एनी जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री विच बाय लॉ प्रिवेंट्स एनी कोर्ट्स फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ अ सूट or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such court ought to take cognizance of such suit or hold such trial. अब इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेस जुडिकाटा. अगर मान लीजिए एक प्रीवियस इशू ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है कोर्ट, कोई प्रीवियस कोर्ट, और फिर मान लीजिए वो इशू री एजिटेट करने की कोशिश की जा रही है ना सब्सिक्वेंट इन अनदर कोर्ट, तो ऐसी सिचुएशन में द पार्टी इन whose favor the decree was granted can actually present before the court that this issue has already been decided and the plaintiff in this case is seeking to re-agitate an issue which has been hit by res judicata. तो ऐसे में वो जो previous judgment order या decree है that would be relevant under section 40. अब doctrine of res judicata का mention section 11 of the CPC में है, but to be very honest अगर section 11 of the CPC ना भी होता तब भी रेस जुडिकाटा फॉर्म्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जनरल पॉलिसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. ठीक है, तो रेस जुडिकाटा की जो डॉक्ट्रिन आप सेक्शन 11 में देखते हैं सीपीसी में, वो एग्जॉस्टिव नहीं है. ठीक है, याद रखिएगा दैट फॉर्म्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जनरल पॉलिसी ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड. क्रिमिनल प्रोसीडिंग में क्या होगा? क्रिमिनल प्रोसीडिंग में अगर मान लीजिए एक क्रिमिनल ट्रायल सेम पॉइंट पे ऑलरेडी हो चुका है, तो यू टेक द प्ली ऑफ ऑट्रोफाइस एक्विट एंड ऑट्रोफाइस कन्विक्ट, इन दोनों की आप प्ली लेते हैं, डबल जेपर्डी की भी प्ली ले सकते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में ये जो प्रीवियस जजमेंट था क्रिमिनल कोर्ट का, वो कौन से सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में रेलेवेंट होगा? वो सेक्शन 40 में रेलेवेंट होगा. जो पार्टी है जो जजमेंट प्रोड्यूस करना चाहती है वो कहेगी देखिए मैं प्रीवियस केस में एक्विट हो चुका था, तो अब इस इशू को रीएजिटेट नहीं किया जा सकता. या वो कहेगी मैं प्रीवियस केस में कन्विक्ट हो चुका था, मैं अपनी पूरी सजा भुगत चुका हूं और अब इस इशू को रीएजिटेट नहीं किया जा सकता. तो ये एट्रोफस एक्विट और एट्रोफस कन्विक्ट पे भी अप्लाई करेगा. अब हम सेक्शन 41 पे आ जाते हैं. अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सेक्शन 41 में जब भी आपको सवाल आएगा वो कंक्लूसिव प्रूफ से रिलेट करके आएगा. ठीक है, सेक्शन 41 कहता है फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन विच कन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे फ्रॉम एनी पर्सन एनी लीगल कैरेक्टर और डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी इंटाइटल्ड टू एनी सच कैरेक्टर or to be entitled to any specific thing not against any a specified person but absolutely को मार्क कर लीजिएगा, is relevant when existence of any such legal character title of such person to any such thing is relevant. ये जजमेंट ऑर्डर और डिक्री कंक्लूसिव प्रूफ माना जाएगा. तो आपको प्रीलिम्स में से किस सवाल के लिए तैयार रहना चाहिए कि इट इज दैट एडमिरलिटी, प्रोबेट, मैट्रिमोनियल और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन से जो भी चीज़ें रिलेट करती हैं राइट्स इन रेम को लेके, दैट वुड बी अमाउंटिंग टू कंक्लूसिव प्रूफ. सच जजमेंट और ऑर्डर और डिक्री वुड अमाउंट टू कंक्लूसिव प्रूफ. मार्क कर लीजिएगा कंक्लूसिव प्रूफ को. अब देखिए ये सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइडेड है. पहला पार्ट जो है वो बताता है कि कोई भी फाइनल जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट इन एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी और इंसॉल्वेंसी ज्यूरिसडिक्शन रेलेवेंट है. ठीक. सेकेंड पार्ट कहता है कि ये जो जजमेंट है वो कंक्लूसिव प्रूफ हो जाते हैं सर्टेन मैटर्स में. अब वो दिए गए कि कंक्लूसिव प्रूफ किन मैटर में हो जाते हैं, यू कैन रेफर टू दैट. लेकिन मैं आपको उससे एक एडिशनल पॉइंट बता रहा हूँ क्योंकि आप सेक्शन तो खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सेक्शन इन चीज़ों से डील कर रहा है उनको यूजुअली कहा जाता है जजमेंट इन रेम. लिख लीजिएगा, इट इज़ कॉल्ड जजमेंट इन रेम.
इसका मतलब है जजमेंट्स विच आर कंक्लूसिव नॉट ओनली अगेंस्ट द पार्टीज बट ऑल्सो अगेंस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. A judgment in rem has been defined to be an adjudication pronounced, as its name indeed denotes, that upon status of some particular subject matter by a tribunal having competent authority for that purpose, would not only be conclusive against the party but also against all the world. ये जो सेक्शन है, इट इज़ ब्रॉडली बेस्ड अपॉन पब्लिक पॉलिसी कि इट इज़ एसेंशियल फॉर द पीस ऑफ सोसाइटी दैट द सोशल रिलेशन ऑफ एवरी मेंबर of the community should not be left doubtful, but if it has been clearly defined and adjudicated upon by a court, then it should be conclusively laid to rest. और एक जजमेंट इन रेम किन ग्राउंड्स पे इम्पीच किया जा सकता है? 4 ग्राउंड्स पे. A judgment in rem can only be impeached on 4 grounds. The first is that the court which passed the judgment has no jurisdiction. Secondly, the judgment was obtained by fraud or collusion. Third is that it was not given on the merits of the case, and fourth is that it was not final. For example, it was an interlocutory or interim order. All right. तो याद रखिएगा, the judgment in rem है, it becomes conclusive against all of the world. Unlike judgment in personam. Judgment in personam is conclusive amongst the parties inter se. But as far as judgment in rem is concerned, it is conclusive as against all of the world. तभी जो section है, it uses the word एब्सोल्यूटली. ये एब्सोल्यूटली वर्ड इसीलिए यूज किया बिकॉज इट वांट्स टू इम्प्लाई कि जजमेंट कंक्लूसिव है एज अगेंस्ट ऑल द वर्ल्ड. प्रोबेट पे थोड़ा बता देता हूँ आपको कि देखिए, जो ग्रांट ऑफ प्रोबेट है ना, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट डील करती है उससे. और दैट जब प्रोबेट एक बार ग्रांट हो जाती है, दैट इज कंसिडर्ड एज द कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द टाइटल ऑफ द एग्जीक्यूटर्स एंड द जेन्युइननेस ऑफ द विल एडमिटेड टू द प्रोबेट. ठीक है. The conclusiveness of the probate rests upon the declared will of the legislature as is expressed in section 227 and 273 of the Indian Succession Act. Probate जो होता है ना, वो will को establish करने के लिए यूज किया जाता है. तो याद रखिएगा, a judgment of the court of probate would be considered as a conclusive proof that the person to whom the letters of probate have been granted has been clothed with the powers and the responsibility of the deceased and nothing else. ठीक है. कि एक बार प्रोबेट के लेटर जो ग्रांट हो गए किसी पर्सन को, ये उस बात पे कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा कि अ पर्सन हैज बीन क्लॉथड विद द पावर्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डिसीज्ड. इससे ज्यादा कुछ नहीं. ठीक है. मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन आप समझते होंगे. अब ये हिंदू मैरिज एक्ट में, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट में, पारसी मैरिज एक्ट में, इंडियन डिवोर्स एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में, या नेटिव कॉन्वर्ट्स मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट में, इनमें जितनी भी प्रोसीडिंग होती है मैट्रिमोनियल पॉइंट से डील करती है. मैट्रिमोनियल कोर्ट क्या क्या चीज़ें डिक्री करता है? डिवोर्स की, नलिटी ऑफ द मैरिज, स्टेटस ऑफ द पार्टीज कंसर्न, एसेट्रा एसेट्रा. यू आर अवेयर अबाउट दैट कि मैट्रिमोनियल ज्यूरिसडिक्शन और उसकी प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं. उसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि a judgment of restitution of conjugal rights is not considered a judgment in rem, but a judgment of divorce is considered to be a judgment in rem. इस बात को लेके आप अवेयर रहिएगा. कोर्ट ने एक बार डिक्री ऑफ डिवोर्स ग्रांट कर दी, तो इट मीन्स दैट द मैरिटल बॉन्ड्स बिटवीन द हस्बैंड एंड द वाइफ हैज बीन डिसॉल्व हो गए, एंड दैट हैज अ स्टेटस ऑफ जजमेंट इन रेम. अब एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं? एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन आर दोज मैटर्स विच डील विद मैरीटाइम क्लेम्स. अब मान लीजिए, मैरीटाइम क्लेम्स का थोड़ा इलस्ट्रेशन दे देता हूँ कि मतलब मान लीजिए देयर इज अ डिस्प्यूट रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ अ वेसल. वेसल मतलब क्या? पानी पे चलने वाली शिप, जहाज. देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन द को ओनर्स ऑफ अ वेसल रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग्स ऑफ द वेसल, मॉर्गेज ऑन अ वेसल, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर एंड कन्वर्जन ऑफ द वेसल, dispute arising out of sale of a vessel, environmental damage caused by the vessel, etc. These are what? These are maritime claims. और ये एडमिरल्टी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आता है. ये मैं बेसिकली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो टर्मिनोलॉजी यूज्ड है ना, एडमिरल्टी, प्रोबेट, ये सब है क्या, जिससे आपको आइडिया रहे कि जो सेक्शन है किन कंटेक्स्ट में यूज हो रहा है. अभी मैं कंक्लूसिव प्रूफ की बात नहीं कर रहा. आपको तो बस इतना अवेयर रहना है कि प्रीलिम्स में सेक्शन 41 से यही क्वेश्चन आएगा, ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है या नहीं. मेंस में भी यही आएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि सेक्शन में बता दीजिए क्या क्या चीज़ें रेलेवेंट हैं, रेलेवेंसी किन जजमेंट्स को लेके हैं, और एब्सोल्यूट टाइटल अगर दे रहा है तो वो कंक्लूसिव हो जाएगा. इतना बताना रहता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना आपको.
लेकिन मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ सो दैट यू आर अवेयर मोर देन द रेस्ट। इंसॉल्वेंसी जुरिसडिक्शन क्या होता है? अब देखिए, बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड आ गया इस बात पे, है ना, और ऑलरेडी एक प्रोविजन डील, एक एक्ट इस चीज़ों से और डील करती है, वो है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। अच्छा, इंसॉल्वेंसी होती क्या है? इंसॉल्वेंसी इज अ स्टेट ऑफ बीइंग अनेबल टू पे द डेब्ट्स, चाहे ये पर्सन की हो चाहे वो कंपनी की हो। तो जो स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी में होते हैं उनको कहते हैं दैट दे आर इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जब भी कोर्ट कोई जजमेंट पास करता है तो दैट विल बाइंड द स्ट्रेंजर एज वेल, ठीक है, यू शुड बी वेरी अवेयर अबाउट दैट कि इन एन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग if the courts were to actually hold that a person is insolvent, चाहे मान लीजिए 3 ही 4 क्रेडिटर ने सू किया हो उस पर्सन को, और एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, तो ही वुड बी इंसॉल्वेंट अगेंस्ट ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ऑर्डर्स पास्ड इन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग वुड बाइंड द स्ट्रेंजर एज वेल। एक बार कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दिस पर्सन इज इंसॉल्वेंट, अब वो इंसॉल्वेंट पूरे वर्ल्ड के लिए हो गया। ये नहीं कि सिर्फ उन पर्टिकुलर क्रेडिटर्स के कंटेक्स्ट में वो इंसॉल्वेंट हुआ है जिन्होंने सू किया था। तो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के लिए 2 स्टैट्यूट्स जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा वो है प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट और बैंकरप्सी एंड इंसॉल्वेंसी कोड। एक और चीज़ याद रखिएगा, अ जजमेंट विच हैज़ बीन बेस्ड ऑन अ कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि सिविल प्रोसीडिंग्स में आपको ये भी पता है ऑर्डर 23 में आप कॉम्प्रोमाइज डिक्री भी ले सकते हैं, वो जजमेंट इन रेम नहीं कहलाएगा, ठीक है। दैट वुड नॉट बी टर्म्ड एज जजमेंट इन रेम, क्योंकि अ कॉम्प्रोमाइज डिक्री इज एक्चुअली मेयरली अ क्रीचर ऑफ एन एग्रीमेंट जिसपे सिर्फ कोर्ट की सील होती है, तो वो एक्चुअली में कोई एडजुडिकेशन नहीं होता। दैट इज वाई द कॉम्प्रोमाइज डिक्री आर नॉट कॉल्ड जजमेंट इन रेम। इस बात को याद रखिएगा, चाहे वो इन सारी चीज़ों में ही क्यों ना हो, कॉम्प्रोमाइज डिक्री अगर इन सारी चीज़ों में हुई तो दैट वुड नॉट बी कॉल्ड अ जजमेंट इन रेम। अब आ जाते हैं सेक्शन 42 में। जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41 आर रेलेवेंट इफ दे रिलेट टू द मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर। पब्लिक नेचर को मार्क कर लीजिए, रेलेवेंट टू द इंक्वायरी, बट सच जजमेंट्स, ऑर्डर और डिक्रीज आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ दैट विच दे स्टेट। अब ये रेलेवेंट है पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है इफ द मैटर्स ऑफ इंक्वायरी रिलेट टू व्हाट, रिलेट्स टू पब्लिक नेचर। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन ये है कि A sues B for trespass on his land. B alleges existence of a public right of way over the land which A denies. The existence of the decree in the favor of the defendant in a suit by which A against C for a trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way is relevant, but it is not a conclusive proof over that right of way. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरत है? अनलाइक इन सेक्शन 41, सेक्शन 42 में वो चीज़ें सिर्फ रेलेवेंट होंगी इफ़ इट रिलेट्स टू द मैटर ऑफ फैक्ट एज टू अ पब्लिक नेचर, पर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगी। तो प्रीवियस जजमेंट्स डीलिंग विद मैटर्स ऑफ पब्लिक नेचर सच एज यू नो बाउंड्रीज बिटवीन द विलेजेस और previous public customs, etc., any matter which relates to the public nature, that would be relevant. अब सेक्शन 43 पे आ जाते हैं। ये कहता है जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 40, 41 एंड 42 आर इररेलेवेंट unless the existence of such judgment, order or decree is a fact in issue or a relevant fact under some other provision of this act. कि अगर मान लीजिए जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज सेक्शन 40, 41 और 42 में नहीं फॉल करते हैं या आर नॉट रिलेवेंट अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ऐसी केसेस में वो इररिलेवेंट होंगे, ठीक है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेक्शन। इलस्ट्रेशन कहता है A and B separately sue C for libel which reflects upon each of them. C in each case says that the matter alleged to be libellous is true and the circumstances are such that it is probably true in each case or in neither. A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C. बेसिकली इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि मेरली बिकॉज ए को डिक्री मिल गई फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द सी डज नॉट मीन कि वही चीज, वो सेम फैक्ट रेलेवेंट हो जाएगा इन द प्रोसीडिंग्स बिटवीन बी एंड सी। ध्यान रखिएगा, ए एंड बी आर सेपरेटली सुइंग सी फॉर लिबेल। देन वी कम टू इलस्ट्रेशन बी। ए प्रोसिक्यूट्स बी फॉर अडल्ट्री विथ सी, ए इज वाइफ। बी डिनाइज दैट सी इज एज वाइफ बट द कोर्ट कन्विक्ट्स बी फॉर अडल्ट्री।
Afterward, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she was never A's wife. The judgment against B is irrelevant against C. ठीक है? Then we come to illustration C, which says A prosecutes B for stealing a cow from him. B is convicted. A afterwards sues C for the cow which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant. Then we come to illustration D. It says A has obtained a decree for possession of a land against B. C. B's son murders A in consequence. क्योंकि डिक्री उसके फेवर में आ गई तो B का जो बेटा है उसको मार देता है. The existence of such judgment is relevant as showing as motive for the crime. Section 8 में relevant हो जाएगा. Then we come to illustration E. A is charged with theft with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact and issue. You remember section 14, explanation 2. Then we come to illustration F. It says A is tried for murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing motive for the fact in issue. ठीक है. देखिए बेसिकली जान लीजिए इस चीज़ का एलैबोरेशन डचेस ऑफ किंगस्टन केस में भी किया गया था. डचेस ऑफ किंगस्टन केस वाज रिपोर्टेड इन 1776. तो बहुत पुराना केस है और ये अभी भी जो पॉइंट है ये अभी भी चला आ रहा है. ये है कि एक एज अ जनरल रूल अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू पार्टीज इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग इज नॉट बाइंडिंग अपॉन अ थर्ड पार्टी, क्योंकि इट वुड बी अनजस्ट टू बाइंड अ पार्टी हु कुड नॉट बी एडमिटेड टू मेक अ डिफेंस or to examine witness or appeal from a judgment which he might think is erroneous. ठीक है. And this is for this very reason whatever proceeding goes on between the two parties is not deemed to be relevant against the third. This is the general rule. अब इसी जनरल रूल पे सेक्शन 43 बेस है और वो यही कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी फैक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट के किसी और प्रोविजन में रेलेवेंट नहीं है या जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर्स जैसा कि 41, 42 या 40, 41, 42 में रेलेवेंट नहीं है, तो ऐसी जजमेंट डिक्रीज एंड ऑर्डर्स वुड नॉट बी रेलेवेंट. ठीक है, यही सेक्शन 43 का स्कोप है. दैट्स ऑल दैट यू शुड बी अवेयर अबाउट. अब कुछ जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर्स कैन सेट टू बी रेलेवेंट फॉर इंस्टेंस अंडर सेक्शन 8, 11, 13, 14 एंड 54. उस सिचुएशन में रेलेवेंट हो सकते हैं. अब सेक्शन 40, 41 और 42 में भी वो जजमेंट डिक्रीज और ऑर्डर कहे जा सकते हैं कि वो रेलेवेंट हो. तो उनको छोड़ के, उन पॉइंट्स को छोड़ के जनरली अ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इज नॉट रेलेवेंट. ठीक है, इन एक्सेप्शंस को छोड़ के जनरली अ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर इज नॉट रेलेवेंट. तो 43 का जो स्कोप है इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. It is a very straightforward section. Then we come to section 44. It says any party to the suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party was delivered by a court not competent to deliver it or was obtained by fraud or collusion. तो ये बता रहा है कि मान लीजिए कोई जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री जो 40, 41 और 42 में रेलेवेंट है किसी भी बात को प्रूव करने के लिए और एडवर्स पार्टी प्रूव कर देती है कि 41 और 42 और 40, 41 और 42 में जो भी डिक्रीज, जजमेंट और ऑर्डर्स हैं दैट हैज़ बीन गिवन बाय अ कोर्ट विच वॉज नॉट कॉम्पिटेंट, पहला ग्राउंड, या इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय कल्यूजन. तो इन सर्कमस्टेंसेज में जो इफेक्ट है उन जजमेंट, ऑर्डर और डिक्रीज का वो विशिएट हो जाएगा. अब कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट का क्या मतलब है? कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट का मतलब है कॉम्पिटेंसी इन रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट. ठीक है, कॉम्पिटेंसी को आप टेरिटोरियल या पेक्यूनरी वैल्यू से उतना नहीं देखते जितना सब्जेक्ट मैटर से देखते हैं. तो लेट अस सपोज कि टाइटल सूट है, तो टाइटल सूट कौन देखता है? सिविल कोर्ट देखता है. अगर मान लीजिए टाइटल सूट आपका रेंट कंट्रोलर का कोर्ट देखने लगे तो उनकी जजमेंट और डिक्री ऑन द फाइंडिंग ऑफ टाइटल रेलेवेंट नहीं होगी क्योंकि वो इनकॉम्पिटेंट है उस बात के लिए. और फ्रॉड और कल्यूजन के लिए कहा जाता है कि दे विशिएट द मोर सोलमन प्रोसीडिंग. तो फ्रॉड तो आप समझते होंगे लेकिन कल्यूजन बता देता हूँ. कल्यूजन मीन्स एन एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स
to do some act in order to prejudice a third party or for some improper purpose. It may be of two kinds. पहला, when the facts put forward as the foundation of the sentence of the court do not exist, and secondly, when they exist but have been corruptly preconcerted for the express purpose of obtaining the sentence. अब ये ऐसे समझिए, मान लीजिए एक डेप्टर के बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं उनमें से एक क्रेडिटर मान लीजिए उसकी सिस्टर का भाई है, ठीक है, सॉरी उसकी वाइफ का भाई है, और वो क्या करता है कि ही हैज़ प्रेजुडिस अगेंस्ट अदर क्रेडिटर्स. तो वो कहता है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि तुम मेरे खिलाफ एक जजमेंट, एक प्रोसीडिंग शुरू करना, सूट दायर करना, और जितनी डेप्ट है उससे 3 गुना ज़्यादा क्लेम करना. उससे क्या होगा कि जब मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा तो मैं इंसॉल्वेंट करार हो जाऊंगा, और जो बाकी के जितने भी जो क्रेडिटर्स हैं उनके क्लेम डिफीट हो जाएंगे. दोनों पार्टीज एग्री कर लेती हैं कि ठीक है हम ऐसा करेंगे. साथ में ये भी एग्रीमेंट होता है कि एक बार डिक्री अपने फेवर में ले ली, फिर एग्जीक्यूट करा देना, और फिर बाद में उसका जितना भी एक्स्ट्रा पोर्शन है मुझे एज अ गिफ्ट दे देना, या मुझे वहाँ पे टेनेंट बना देना, जस्ट इन केस कि मैं बाकी क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड कर पाऊँ. ये इंटेंशन है. तो ऐसे में ये जो कल्यूजन है ना, दैट वुड बी रेलेवेंट in order to vitiate that decree which has been obtained by such collusion or fraud practiced before the court. क्योंकि collusion जो है इसमें क्या है, you are trying to defraud the other creditors, और आपने जिससे कि उनका क्रेडिट क्लेम सेटिस्फाई ना हो सके, आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी और जितनी भी बिलोंगिंग्स थी एक ही क्रेडिटर को दे दी बाय क्लेमिंग की डेप्ट जो उसको ओ है टू दैट क्रेडिटर इज इन्फ्लेटेड वन. जितनी डेप्ट थी उसको 3 गुना बढ़ा के आपने दिखाई. दोनों पार्टीज ने पहले ही प्रोसीडिंग से एग्री किया कि जो डेप्टर है, जो डिफेंडेंट होगा, वो क्या कहते हैं, कोई डिफेंस क्लेम नहीं करेगा, वो एडमिट कर लेगा कोर्ट में जाके. ऐसे में लिटिगेशन का कॉस्ट भी बचेगा, कोर्ट डिक्री भी जल्दी पास कर देगा, डिक्री पास करने के बाद एग्जीक्यूट भी कर देगा. एग्जीक्यूट कर देगा तो ये जो डेप्टर है ये आपका वो हो जाएगा, क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट हो जाएगा. और जब वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो बाकी क्रेडिटर्स का क्लेम डिफीट हो जाएगा. तो सच काइंड ऑफ कल्यूजन विल अनफर्ल द डिक्री. ठीक है, मतलब डिक्री के इफेक्ट को वेस्ट कर देंगे, क्योंकि ये प्रोसीडिंग थी नहीं, इट इज अ शैम ट्रांजैक्शन जिसमें कोर्ट के ऊपर एक फ्रॉड भी प्ले किया गया, और जो पर्पस था इस कल्यूजन का दैट वाज टू प्रेजुडिस अ थर्ड पर्सन. तो हमारे इलस्ट्रेशन के लिए वो बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं वो उस थर्ड पर्सन की कैटेगरी में जाएंगे जिनको प्रेजुडिस करने का इंटेंशन था. ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ जजमेंट विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय अ फ्रॉड और कल्यूजन और द कोर्ट विच इज इनकॉम्पिटेंट टू गिव जजमेंट ऑन दैट पॉइंट, कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो वो नलिटी कहलाते हैं. दे आर वॉइड, दे आर नलिटी. ठीक है, सो दैट इज इट फॉर टुडे. आपका 44 तक हो गया. अब हम लोग कल से शुरू करेंगे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, देन सी हाउ फार विल गो. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू टुमारो.